चलिए तो अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर। दूसरा चैप्टर जो है वो है आपका, लिखाए होंगे नहीं लिख, जो लोग नए हैं तो उसको कर या टैक्स। अगर हम आपसे पूछें कर किसको कहते हैं, टैक्स किसको कहते हैं, तो अधिकांश लोग यही कहेंगे कि सर आयकर, इनकम टैक्स। कोई कहेंगे कि सर वैट, जीएसटी। हम वहां पर कर के प्रकार नहीं पूछते, कर किसको कहते हैं, टैक्स किसको कहा गया, क्या है टैक्स। इतना सारा चर्चा होता है, फॉर्म नंबर 26 ये वो, आखिर है क्या कर। जैसा कि प्रारंभिक चैप्टर हमने कहा था कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा गया है, लेकिन अगर चर्चा किया जाए और विस्तार पूर्वक इस पर चला जाए तो हम कहेंगे कि कर वगैरह जो है वह भारत की देन है, या अर्थव्यवस्था जो है वो भारत की देन है। बहुत सारे लोग इस पर विवादित पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हम अपनी बात करें, हमें नॉलेज है, तो हमारी जो सभ्यता है वह विश्व की दूसरी सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। पहला है मेसोपोटामिया या रोमन सभ्यता, यूनान, ग्रीक, जिसका हम चर्चा करते हैं, और दूसरा जो है वह हमारा हड़प्पा सभ्यता है। इसके बाद ही कोई सभ्यता आई थी। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद, जब तक हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब तक जो है वह हमारे यहाँ जो है वह सबसे प्राचीन काल वैदिक काल को माना जाता था, ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। तो अगर आप इतिहास पढ़े होंगे, पढ़िएगा, तो वहां देखिएगा वहां पर भी इन शब्दों का चर्चा किया गया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कुछ ऐसे बिंदु हैं अर्थशास्त्र में कि अर्थशास्त्र जो लाने का श्रेय है वो भारत को है, लेकिन उसको आधुनिकतम चीज जो प्रदान किया गया वह अमेरिका वगैरह के लोग किए, यूरोपीय कंट्री के लोग करने लगे, तो उनकी देन मानी चली गई है। आते हैं कर। तो पौराणिक काल में अगर चर्चा किया जाए तो कर की उत्पत्ति भारत में, पौराणिक शब्द जोड़ रहे हैं, पौराणिक काल में कर की उत्पत्ति भारत की देन मानी गई है, भारत से लिया गया है। अब कर की उत्पत्ति भारत की देन या भारत से लिया गया है कहने का मतलब यहां पर, तो अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ हड़प्पा में नहीं, लेकिन वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में जो है वह इसका चर्चा दिखलाई पड़ता है। वहां पर कहा जाता है कि उस समय जो समाज था, कबीलाई प्रवृत्ति के लोग थे, राजा वगैरह का जो है वह चुना जाता था, वंशानुगत नहीं था, कबीला के प्रवृत्ति के सभी लोग मिलते थे और किसी को राजा घोषित कर देते थे। उस पर नियंत्रण करने के लिए सभा समिति जैसी संस्था जो है वह कायम रहती थी, और वो राजा जो कहता था उसे मान्य होता था। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती तो यह जो विभिन्न समितियां थी वो नियंत्रण करता था। तो वहीं पर आप पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि इसका चर्चा ऋग वैदिक काल में किया गया कि उस समय कर देना अनिवार्य नहीं था। इच्छा अनुसार, स्वेच्छा से जो है वह आपकी इच्छा है कि आपके कबीला के लोग या समाज के लोग वृद्धि हों, तो वहां पर यह दिया जाता था। वहां से जब आगे बढ़िएगा, जब वैदिक काल आ जाता है, राजा का पद वंशानुगत हो जाता है। जब राजा का पद वंशानुगत हो जाता है तो वहां पर देखिएगा फिर उत्तर वैदिक काल में आकर के राजा का पद वंशानुगत हो गया और अब कर देना लोगों को अनिवार्य हो गया। वहां भी इस बात का चर्चा किया गया। फिर वहां से जब शताब्दी की बात करें, 6ठी शताब्दी में आते हैं, तो अपने यहाँ वैसे काल तो प्रारंभ हो जाता है आपका हर्यक वंश से ही, ब्राह्मण वंश से, लेकिन समाज का, क्षेत्र का विस्तारक, साम्राज्य विस्तारक कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वह साम्राज्य विस्तारक कहा जाता है, और उन्हीं के दरबार में थे जिनकी चर्चा हमने पीछे भी की थी। कौन थे? तो उन्हीं के दरबार में थे कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिनकी पुस्तक का नाम हमने पीछे भी बताया है अर्थशास्त्र था, जिसको क्या कहा गया था? राजनीतिक अर्थशास्त्र। तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी एक आकस्मिक कर प्रणय, एक आकस्मिक कर प्रणय का वर्णन किया गया। उससे आगे बढ़िएगा, अगर मध्यकाल वगैरह में आएंगे
इतिहास में तो वहां पर भी चर्चा है धार्मिकता के आधार पर। आप देखे होंगे कि जैसे ही 1711-12 के ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, आक्रमण करने के बाद वापस जाने के क्रम में आप देखे होंगे कि जजिया जकात वगैरह का प्रयोग करता है। ये 10% की बात है, लेकिन हाँ उस समय को अगर इतिहास जोड़िएगा तो आप कहेगा उसका अर्थशास्त्र से कोई नहीं। आप देखे होंगे कि यहाँ पर सिख धर्म में भी है उत्थान के लिए, अगर उसको अर्थशास्त्र से जोड़िएगा तो क्यों लेता था जजिया और जका, उत्थान हो, हमारे क्षेत्र का क्या हो, विस्तार हो। इनके यहाँ जो है मान लीजिए सिख धर्म में क्यों देना अनिवार्य है कि उससे क्षेत्र का, जैसे आप हिंदू धर्म में भी देखे होंगे कि लोग क्या करते हैं दान वगैरह देते हैं, दान वगैरह से क्या होता है उस मंदिर का, उस ट्रस्ट का विस्तार होता है। तो शुरुआत में ही हमने आपको कहा था, तो छोड़िए धार्मिक वगैरह पर आते हैं इस पर। तो कर जो लिखना होगा तो लिखिएगा कि प्राचीन काल में कर जो है वह, प्राचीन काल में जो कर है वह ऋग वैदिक से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ऋग वैदिक काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। उस समय कर अनिवार्य नहीं था, उस समय कर अनिवार्य नहीं था। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कर प्रदान करता था, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कर प्रदान करता था। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कर देना अनिवार्य हुआ, कर देना अनिवार्य हुआ। आगे चलकर या कालांतर में मौर्य काल में, कालांतर में मौर्य काल में कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त की पुस्तक अर्थशास्त्र में, की पुस्तक अर्थशास्त्र में एक आकस्मिक कर, एक आकस्मिक कर प्रणय का वर्णन मिलता है या वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। अब आते हैं आधुनिक में, एक लाइन लिख लीजिएगा। आधुनिक काल में कर का वर्णन, आधुनिक काल में कर का वर्णन एडम स्मिथ की पुस्तक, एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में, वेल्थ ऑफ नेशन में किया गया है, किया गया है। यह कर का इतिहास था। अब आते हैं तो कर को समझते हैं कि कर किसको कहते हैं। कर किसी भी देश की सरकार के द्वारा, किसी भी देश की सरकार के द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान है, लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले में सरकार, जिसके बदले में सरकार उस व्यक्ति या संस्था को, उस व्यक्ति या संस्था को किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का राशि या सुविधा, राशि या सुविधा देने की गारंटी नहीं देता है, देने की गारंटी
नहीं देता है उसे कर कहते हैं। समझ गए? जैसे अब आपके मन में होगा कि नहीं सर हम टैक्स भरते तो सरकार, अगर मान लीजिए सरकार को आप या आपके परिवार या कोई संस्था कर भरता है तो उसका जो भी राशि, मान लीजिए 5 रुपया, 10 रुपया, 5,000, 10,000, 25,000, 50 लाख, तो उस राशि का पूरा आप ही को दिया जाता है या कहीं नहीं है। हाँ, उससे विभिन्न क्षेत्रों का ग्रोथ होता है, तो इसीलिए गारंटी नहीं देता है। यह था आपका कर। कर के अलावा 2-3 चीज और है जो यही इसी से ताल्लुक रखते हैं। एक है आपका, वो है अधिभार। अधिभार अंग्रेजी में इसको कहते हैं सरचार्ज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सरचार्ज। दूसरा है वह है आपका उपकर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेस, CESS। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? सेस। और तीसरा है वह है आपका शुल्क। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्यूटी। ड्यूटी। फिर से अगर दिक्कत हो, अधिभार सरचार्ज, उपकर सेस और शुल्क ड्यूटी टैक्स कर। अधिभार। अधि मतलब क्या? अधिक। भार मतलब वजन। अधिभार मतलब क्या? अधिक वजन। तो यहां पर अधिभार किस पर? अधिक वजन किस पर? टैक्स। कर के ऊपर लगने वाले कर को, कर के ऊपर लगने वाले कर को अधिभार कहते हैं। समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया कर भुगतान किया, तो उस 1 लाख के ऊपर जब सरकार एक्स्ट्रा कुछ पैसे ले, 1%, 2%, 3%, 4%, तो उसकी जो भुगतान उस व्यक्ति या संस्था के द्वारा किया गया उसको क्या कहेंगे? अधिभार। फिर कहते हैं अधि मतलब अधिक, और भार का मतलब क्या होता है? वजन। अर्थात कर के ऊपर लगने वाले कर को हम अधिभार कहते हैं। समझिएगा फिर से कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था 1 लाख रुपया टैक्स के रूप में भुगतान किया, तो उस 1 लाख पर अगर सरकार अधिक और कुछ चार्ज ले तो उसको क्या कहेंगे? अधिभार। जैसे वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में लिया जाता है, मतलब शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या लगा दिया है? अधिभार लगा दिया है। पुराना क्वेश्चन वगैरह में 3%, नए जो बजट वगैरह है उसमें 4%, तो वहां लिख लीजिएगा 3/4 अधिभार। समझ गए? अब नहीं तो ऐसे समझिए, यह जो अधिभार होता है वह किसी निश्चित वस्तु पर, इसका जो भी आमदनी होगा वह उसी वस्तु या उसी सेवा पर खर्च किया जाएगा और निश्चित तिथि के लिए लगाया जाता है। ये नहीं कि हमेशा चलेगा। जैसे समझने के लिए कि मान लीजिए शिक्षा पर वर्तमान में सरकार ले रही, तो हो सकता है सरकार निर्धारित किया हो कि 2025 तक, 2030 तक जब हमारे देश में 100% शिक्षा हो जाएगा तो हम सरकार को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। जैसे इससे पहले भुज में 2001 में जो आया हुआ था आपका आपदा भूकंप, तो उसको भर्ती करने के लिए यह लगाया गया था। वर्तमान में किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो अधिभार, कर के ऊपर लगने वाले कर को अधिभार कहते हैं, और इसका भुगतान जो है या इसका जो खर्च है वह एक निश्चित चीजों के ऊपर किया जाता है। वर्तमान में यह 3/4% शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाता है। हो गया? उपकर। उपकर। शेष।
निहित मतलब शामिल होना, कर में ही यह कर शामिल होता है, कर में ही यह कर शामिल होता है। अब कर में ही यह कर शामिल होता है मतलब जैसे जब तक 2014-15 में आप देखेंगे एक कर आता था जिसको कहा जाता था सेवा कर। अक्सर देखिएगा सर्विस टैक्स, अगर आप पहले जैसे अभी वर्तमान में इंस्टीट्यूट वगैरह में एडमिशन वगैरह लेते होंगे तो बहुत सारे जो रजिस्टर्ड हैं वो हैं क्या कहते हैं जीएसटी। तो उस समय देखिएगा कहता होगा कि सेवा कर जोड़ कर आपसे चार्ज लिया जाए, सेवा कर जोड़ कर चार्ज लिया जाएगा। कहने का मतलब सेवा कर, हमने उपकर क्या कहा या शेष क्या कहा, कर में निहित शामिल इंक्लूडिंग, कर में निहित कर को उपकर कहते हैं। जैसे जब सेवा कर समाप्त हुआ तो उस समय सेवा कर का प्रतिशत था 15%। जब समाप्त हुआ तो कितना था, 15% कर लिया जाता था सेवा के रूप में। इस 15% में एक्चुअल सेवा जो था सेवा कर वो था 14%। उसके बाद 0.5% सरकार जो है वो लगा दिया, किस लिए, तो स्वच्छता के लिए। जो आप देखे होंगे मुहिम चला था स्वच्छता को लेकर, तो 0.5% क्या लगा दिया, स्वच्छता के लिए। फिर 0.5% लगाया, वो लगाया किसान के विकास के लिए, और टोटल जुड़कर कितना हो गया 15%। और आप सेवा के रूप में कितना देते थे, 15%। तो इस 15% में जो 0.5 और 0.5 जुड़ा है इसको क्या कहेंगे, उपकर। अर्थात कर में निहित कर को उपकर कहा जाता है। यह भी एक निश्चित समय के लिए और निश्चित समय के साथ साथ निश्चित वस्तु के ऊपर खर्च किया जाने वाला टैक्स है। ओके, अच्छा अब आते हैं, वो है आपका शुल्क, ड्यूटी। शुल्क ड्यूटी, इसको कर से थोड़ा सा अलग माना गया है। शुल्क कहा जाता है कि किसी भी देश की सरकार के द्वारा, किसी भी देश की सरकार के द्वारा एक लगाया गया अनिवार्य भुगतान है, एक लगाया गया अनिवार्य भुगतान है, जिसके बदले में सरकार, जिसके बदले में सरकार किसी वस्तु या सेवा देने का गारंटी देता है। यहां पर क्या था, गारंटी नहीं देता है, यहां पर क्या कर रहे हैं, ड्यूटी में गारंटी देता है। फिर से समझिएगा, शुल्क या ड्यूटी किसी भी देश की सरकार के द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान है, और इस अनिवार्य भुगतान के बदले में सरकार जो है वह किसी वस्तु या सेवा देने की गारंटी देता है। जैसे स्टाम्प लेते हैं ना, स्टाम्प शुल्क। पहले अगर आप पे कहीं कुछ भेजिएगा तो डाक विभाग से लेते थे ना, स्टाम्प दे दीजिए। अभी आप कोई चीज़ अगर टाई अप करते हैं किसी के साथ, कोई समझौता करते हैं तो क्या कहते हैं, 1000 का स्टाम्प पेपर दे दीजिए। मतलब आपसे 1000 या कुछ राशि लेता है, अब बदले में क्या देता है, वो पेपर दे देता है। तो यहाँ पर अनिवार्य भुगतान है। लेकिन प्रैक्टिकल में ड्यूटी को भी मोटा मोटी टैक्स में ही जोड़ दिया गया है। तो यह था आपका कर, अधिभार, उपकर और शुल्क। यहां से वही एक सवाल बेसिस अधिभार वाला जो 3 से 4% है वो पूछेगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, नहीं तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, वो है आपका कर प्रणाली।
अगला है वो है आपका कर प्रणाली। अंग्रेजी में इसको कहिएगा तो टैक्स सिस्टम। कर और कर प्रणाली अंतर है, कर और कर प्रणाली में अंतर है। अंग्रेजी में टैक्स सिस्टम। प्रणाली का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया, किस रूप में किया जाए। जैसे आप कहते हैं ना स्ट्रेटेजी बनाओ कि कैसे पढ़ें कि हम पास कर जाएं, एक बार एफर्ट करें और क्या कर जाएं, पास कर जाएं। वो हो गया प्रक्रिया कि इस माध्यम से, इस तरीके से अगर चला जाए तो शायद हम सक्सेस कर जाएंगे। तो कर है क्या है? कर लगता है, अनिवार्य भुगतान है। तो किस प्रणाली से, किस तरीके से कर को लगाया जाए कि देने वाले को भी सहूलियत हो और लेने वाले को भी सहूलियत हो, तो वही है कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम। तो पूरे विश्व में या कह सकते हैं कि भारत में अध्ययन की सुविधा के आधार पर कर प्रणाली को 6 वर्ग में विखंडित किया गया। अर्थात 6 तरीके से हम कर को विभिन्न चीजों पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो 6 प्रकार से जो है वह कर प्रणाली को अपनाया गया है। पहला है वह है प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली। अंग्रेजी में लिखना हो तो उसको लिखिएगा प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अब प्रगति का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना कि पीछे बढ़ना? बिल्कुल आगे बढ़ना। प्रगतिशील मतलब क्या? आगे की तरफ बढ़ना। अब आगे की तरफ बढ़ने का मतलब प्रगति करना। तो यहां क्या होगा कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी वैसे वैसे कर के दर में वृद्धि किया जाएगा। जैसे जैसे आय में क्या होगी, वृद्धि होगी, वैसे वैसे कर के दर में वृद्धि होगा। जैसे समझिएगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति का आय जो है वह 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। तो 100 रुपया है तो उसका टैक्स भुगतान करेगा तो कितना किया? 1 रुपया। अब आय में वृद्धि हुई, आय बढ़कर कितना हो गया? 200 रुपया। तो टैक्स बढ़कर कितना हो जाएगा? तो बहुत सारे लोग कहेंगे 2 रुपया। नहीं, हमने क्या कहा? जैसे जैसे आय में वृद्धि होगा, किस में वृद्धि होगा? कर। अब जरूरी नहीं कि यहां 100 के रेशियो में बढ़ा है तो यहां भी 100% की वृद्धि होगी। नहीं, यहां 2 रुपया नहीं होगा, हो सकता है 1 रुपया 10 पैसा भी हो, 1 रुपया 20 पैसा भी हो, 2 रुपया हो, 2.5 रुपया हो। यह उस देश के ऊपर निर्भर करता है कि वह आय में जिस रेशियो से बढ़ रहा है उसकी अपेक्षा किस रेशियो से कर के दर में वृद्धि करना चाहता है। तो यहां हम 200 में और लिख सकते हैं 1 रुपया 50 पैसा या 1 रुपया 60 पैसा या 1 रुपया 90 पैसा। मतलब यह जिस रेशियो से बढ़ेगा उसी रेशियो से कर का दर बढ़ेगा। यह प्रगतिशील नहीं कहता है। प्रगतिशील कहता है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी कर के दर में क्या होगी? वृद्धि होगा। बस इतना कहता है। तो कहिएगा यहां से क्या सवाल बनेगा? तो यहां से सवाल पूछता है, बनेगा, तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन वर्ग? इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन वर्ग होंगे? तो क्या हो जाएगा? अमीर वर्ग। तो लिख लीजिएगा, प्रगतिशील कर प्रणाली वह प्रणाली या वह टैक्स सिस्टम जिसमें आय के साथ साथ कर के दर में वृद्धि किया जाता है। स्टार करके नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा।
इस कर प्रणाली का प्रभाव, इस कर प्रणाली का प्रभाव अमीर वर्ग पर अधिक, अमीर वर्ग पर अधिक और गरीब वर्ग पर कम दिखलाई पड़ता है। गरीब वर्ग पर कम दिखलाई पड़ता है। दूसरा है प्रगति, तो अगला होगा वो हो जाएगा आपका प्रतिगामी। अगला क्या हो जाएगा? प्रतिगामी। कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली। पहला था प्रोग्रेसिव, यह हो जाएगा रिग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रतिगामी कर प्रणाली। इसमें हमने क्या बताया कि आय बढ़ेगा और टैक्स का दर में क्या होगा? वृद्धि होगा। इसमें उल्टा होगा, जैसे जैसे आय में, प्रतिगामी कर प्रणाली उस कर प्रणाली को कहते हैं जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर के दर में कमी दिखलाई पड़े। आय में वृद्धि के साथ साथ कर के दर में कमी दिखलाई पड़े तो उस प्रणाली को हम प्रतिगामी कर प्रणाली या रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम का। अब यहां भी जो है वह परिवर्तित वाली बात होगी। परिवर्तित वाली बात क्या होगी? जैसे समझिएगा, 100 रुपया कमाता है तो कर कितना दिया है? 1 रुपया। 200 रुपया कमाएगा तो कर कितना देगा? हो सकता है आपके मन में हो 50 पैसा, 60 पैसा, कुछ भी हो सकता है दोस्त, कम होगा। लेकिन जिस रेशियो से पुनः कहते हैं यह बढ़ा है उसी रेशियो से यह घटेगा, यह अनिवार्य नहीं है। कुछ भी हो सकता है। पुनः 0.90 पैसा हो सकता है, 80 पैसा हो सकता है, 10 पैसा हो सकता है, 20 पैसा हो सकता है, कुछ भी, मतलब जिस रेशियो से यह बढ़ रहा है उसी रेशियो से घटेगा, ऐसा प्रतिगामी कर प्रणाली में नहीं है। प्रतिगामी कर प्रणाली केवल इतना कहता है कि आय में वृद्धि होगा तो कर के दर में क्या होगी? कमी दिखलाई पड़ेगा। तो यहां पर लिख लिए प्रतिगामी और नोट करके लिखिएगा कि इस कर प्रणाली का प्रभाव, इस कर प्रणाली का प्रभाव गरीब वर्ग पर अधिक दिखलाई पड़ता है। गरीब वर्ग पर अधिक दिखलाई पड़ता है। अगला है वो है आपका समानुपाती कर प्रणाली या अनुपातिक कर प्रणाली भी इसको कहीं कहीं पर लिखता है चर्चा। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, अनुपातिक या समानुपातिक कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, सॉरी प्रोपोर्शनल, सॉरी दोस्त, प्रोपोर्शनल टैक्स प्रणाली, समानुपाती, पुनः कहते हैं कहीं कहीं पर 100 की जगह होगा आनुपातिक कर प्रणाली, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। अब समानुपाती, समानता मतलब ये यहां तो ये भी यहां, ये यहां तो ये भी यहां, ये यहां तो ये भी यहां, मतलब जिस अनुपात में क्या होगा? आय में वृद्धि होगा उसी अनुपात में टैक्स के दर में क्या होगी? वृद्धि होगी। पुनः समझिएगा, समानुपाती क्या बोले? जिस अनुपात में आय में वृद्धि होगा उसी अनुपात में कर के दर में वृद्धि दिखलाई पड़ेगा। जैसे समझिएगा, पुनः वही कि 100 रुपया तो टैक्स कितना?
₹1। बढ़कर 200 रुपया, तो टैक्स कितना है यहां पर ₹2 की। 100% का यहां वृद्धि, तो 100% का क्या हुआ यहां वृद्धि हुआ। अर्थात यहां कह सकते हैं समानुपाती अनुपाती में कि जिस अनुपात में आय में वृद्धि उसी अनुपात में कर के दर में वृद्धि होगा, तो इसे हम अनुपातिक या प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम कहते हैं। 4 हो गया। 5वां है ऊर्ध्वगामी, डिग्रेसिव। 5वां है ऊर्ध्वगामी, इसको अवक्रमिक कर भी कहते हैं। ऊर्ध्वगामी या अवक्रमिक कर प्रणाली। अंग्रेजी यहां रिग्रेसिव था और यहां पर डिग्रेसिव। ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली, ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली उस कर प्रणाली को कहते हैं जहां पर आय में वृद्धि के साथ साथ कर के दर में वृद्धि, लेकिन एक सीमा के बाद कर का दर स्थिर हो जाए। एक सीमा के बाद कर का दर स्थिर हो जाए, तो इस सिस्टम को या इस कर प्रणाली को ऊर्ध्वगामी या अवकारी कहते हैं, सॉरी अवक्रमिक कर। अब जैसे 100 रुपया तो ₹1, 200 रुपया, तो यहां पुनः कहते हैं जरूरी नहीं कि ₹2 ही होगा, ₹1.5 ही होगा, कुछ भी हो सकता है, अनुपातिक वाली बात नहीं है। बढ़कर मान लीजिए ₹1.50, 300 रुपया तो हो सकता है बढ़कर ₹2.25, 400 रुपया तो मान लीजिए ₹4। अब क्या कर दिया कि 500 भी होगा तो भी ₹4, 600 भी होगा तो भी ₹4, मतलब 400 पर आकर क्या हो गया स्थिर हो गया। जैसे भारत में आप देखते हो जो इनकम टैक्स है कि 2.5 लाख रुपया तक छूट है, 5 लाख रुपया तक 10%, फिर क्या करता है 15%, फिर 20%, फिर 30%। आज जैसे ही 30% हुआ तो उससे ऊपर कुछ भी कमाइए देना होगा कितना प्रतिशत, 30%। तो क्या हो गया एक सीमा के बाद कर के दर में क्या आ गई स्थिरता आ गई, तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वगामी या अवक्रमिक कर प्रणाली। लिखना होगा तो लिखिएगा, इस कर प्रणाली में आय के साथ साथ कर के दर में, आय के साथ साथ कर के दर में वृद्धि होता है, कर के दर में वृद्धि होता है, लेकिन एक सीमा के बाद, लेकिन एक सीमा के बाद, एक सीमा के बाद कर का दर स्थिर हो जाता है। हो गया। अगला है विशिष्ट कर प्रणाली, स्पेसिफिक, विशिष्ट कर प्रणाली, विशिष्ट कर प्रणाली, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स सिस्टम। स्पेसिफिक मतलब क्या, किसी विशिष्टता के, जैसे आप देखते होंगे कि रेलवे वगैरह में या डाक वगैरह में आप अगर किसी वस्तु को भेजते होंगे तो वहां पर क्या होता है कि वस्तु के वजन के आधार पर, ये नहीं कि आप एक वस्तु दो वस्तु, जितना वजन होगा उस आधार पर, वस्तु के आकार के आधार पर नहीं, उसके आधार पर टैक्स लगता है, तब विशिष्ट हुआ। तो यहां पर क्या कह सकते हैं कि वस्तु के आकार या वजन के आधार पर जिस प्रणाली, कर प्रणाली को अपनाया जाए उसे विशिष्ट कर प्रणाली कहा जाता है।